नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में 7 जून से 12 जून तक आए हुए सभी शिफ्ट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रश्न पूछा गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले कौन से मंत्री थे? तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1974 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। 2008 से मौलाना अबुल कलाम आजाद की वर्षगांठ के दिन भारत में शिक्षा के लिए उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो याद रखिएगा 1980 में। बचपन बचाओ आंदोलन एक भारत आधारित बाल अधिकार आंदोलन है। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य बंधुआ मजदूरों, बाल श्रम और मानव तस्करी को समाप्त करना था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था और उन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, प्रश्नों के डिटेल्स भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि 12 जून की एग्जाम में पूछा गया था कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 2014 को। अगला प्रश्न था, 2022 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, एएसआई बाबूराम को 2022 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने मरणोपरांत जम्मू कश्मीर के पुलिस के एएसआई बाबूराम को उनकी उत्कृष्टता, बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण और कर्मनिष्ठा के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया। एएसआई बाबूराम की पत्नी रीना रानी और उनके बेटे को गणतंत्र दिवस 2022 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद अब तक 67 लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। इस सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। अशोक चक्र सैनिक एवं असैनिक को वीरता, पराक्रम और उनके बलिदान के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान है, जो कि मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, नवंबर 2022 को किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों, नरेंद्र ध्रुव बत्रा को नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न था, आईएसएल 2019-20 गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, नैरिज वाल्स्किस को यह पुरस्कार दिया गया है। आईएसएल 2021-22 गोल्डन बूट विजेता है बर्थोलोमियो कोरोमिनास। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इनका नाम है मीना सिंह मंडावे और इनका विधानसभा क्षेत्र है उमरिया जिला का मानपुर, याद रखिएगा। 21 अप्रैल 2020 को शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के गठन के तहत मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, मीना सिंह मंडावे ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से सिनेमा से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से संबंधित एक पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने उनके सम्मान में वर्ष 1969 में की थी और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था और 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। और यह डेट काफी महत्वपूर्ण है, 27 मई 1930। अगला प्रश्न था, आईसीसी में कितने पूर्ण सदस्य हैं? तो दोस्तों, आईसीसी में 12 पूर्ण सदस्य हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, जिसमें 104 सदस्य हैं एवं 12 पूर्ण सदस्य हैं। पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार को औपचारिक रूप से आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है और आईसीसी का पूर्ण रूप होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 1720 से 1761 के बीच किस
साम्राज्य का विस्तार हुआ था दोस्तों? 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ था। मराठा साम्राज्य का विस्तार 1720 से 1761 तक हुआ, जिसने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अधिकार को समाप्त कर दिया और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से जब्त कर लिया था। 1730 के दशक तक मराठों को पूरे दक्कन प्रायद्वीप के आधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। और याद रखिएगा, जिंजी, सतारा एवं रायगढ़ मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न था 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है, जो कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, याद रखिएगा। वह 13वें प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 2004 से 2014 था। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे आरबीआई के गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो दोस्तों यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जहां भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई है और जिसका शुभारंभ वन मंत्री विजय शाह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न था 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न था 73वां संविधान संशोधन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंध है 73वें संविधान संशोधन का। 73वें संविधान संशोधन 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया, जिसने भारत के राज्यों को त्रिस्तरीय सरकारी ढांचा प्रदान किया। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को उत्तरदायी बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं आते? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर कोरियोलोसिस बल शून्य होता है, याद रखिए। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का गठन किस प्रावधान के तहत किया गया था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत एमपीपीएससी का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अधिनियम धारा 118(3) के तहत किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। साथ में याद रखिएगा, डीबी रेगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे और राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने पहली बार 1958 में परीक्षा आयोजित की थी। अगला प्रश्न था मौत से ठन गई कविता की रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है या कविता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दोस्तों 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था तर्कवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों रेने डेस्कार्टेस को तर्कवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था सामान्यता द्रव्य के रूप में कौन सी धातु रहती है? तो दोस्तों पारा सामान्यता द्रव्य के रूप में पाई जाती है। पारे का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 80 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था ग्रेगर मेंडल किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह अनुवांशिकी के पितामह के रूप में ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था चेचक किस वायरस से फैलता है? तो दोस्तों इस वायरस का नाम है बोरियोला वायरस। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, जिन्हें इम्यूनोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप और कार्बन का शुद्ध रूप है? तो दोस्तों ग्रेफाइट एवं हीरा कार्बन के अपरूप और कार्बन का शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न था टाइफाइड बीमारी किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पोलियो बीमारी किस वायरस से होती है? तो दोस्तों इस वायरस का नाम है पोलियोमाइलाइसिस और इसे ही पोलियो वायरस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था आयोडीन नमक क्या है? तो दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड युक्त सामान्य नमक को आयोडीन नमक कहा जाता है। अगला प्रश्न था घरों से निकलने वाला सबसे खतरनाक अपशिष्ट क्या है? तो दोस्तों पुरानी बैटरी या पुराने सेल
घरों से निकलने वाला सबसे खतरनाक अपशिष्ट होता है? अगला प्रश्न था, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। उन्हें भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में हुआ। नीति आयोग का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि भारत के योजना आयोग का प्रतिस्थापन है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अतः वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न था, कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं लेविस ममफोर्ड। अगला प्रश्न था, मुगल शासन में भूमि के मालिकों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उन्हें जमींदार कहा जाता था। जमींदारों के पास भूमि में अपने वंशानुगत अधिकार थे और भूमि राजस्व इकट्ठा करने का भी अधिकार प्राप्त था। साथ में याद रखिएगा, जागीरदार सैन्य सेवाओं के बदले भूमि आवंटन के धारक थे। अगला प्रश्न था, धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 1352 मीटर धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई है। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1352 मीटर है और यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी में स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वतमालाओं में महादेव पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न था, संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, याद रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और याद रखिएगा इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है? तो याद रखिएगा वाराणसी कैंट स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न था, 1972 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा 1972 में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो दोस्तों अभी तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 अप्रैल से 25 जून 1977 तक लागू रहा। मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक लागू रहा एवं मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक लागू रहा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है और इसका मुख्यालय दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहयोगी होता है? तो दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहयोगी होता है। कई बार दोस्तों इसे रक्त स्कंदन भी आपको देखने को क्वेश्चन में मिल सकता है, तो याद रखिएगा उसका जवाब भी विटामिन के ही है। अगला प्रश्न था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर प्रश्न था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले क्या नाम था? तो याद रखिएगा हैली नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है और यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। हैली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। 1957 में महान संरक्षणवादी एवं दार्शनिक जिम कॉर्बेट के सम्मान में हैली नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो याद रखिएगा वर्तमान में ही इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र हैं और याद रखिएगा भोपाल के पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर जी है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा कोडा फिल्म ने। 2022 में
ऑस्कर पुरस्कार का 94वां संस्करण था, जिसमें कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न था, तबले की ताल पर कितनी ध्वनि निकलती हैं? तो दोस्तों तबले की ताल पर 30 ध्वनि निकल सकती हैं। तबला लगभग 30 अलग अलग स्वरों या बोलों का उत्पादन कर सकता है और प्रत्येक ध्वनि का एक नाम होता है। अगला प्रश्न था, राजस्व मंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के समय पर राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था, स्वच्छता अभियान की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का हो यह सपना, स्वच्छ हो भारत अपना। स्वच्छता अभियान की यह टैगलाइन है। अगला प्रश्न था, लोकसभा की सदस्य संख्या किस संशोधन के तहत बढ़ाई गई? तो संविधान संशोधन 31वें के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में पारित किया गया था, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन में भीमबेटका इसका सही जवाब था। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, जिन्हें 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इन गुफाओं की खोज पीएस बाकड़कर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों इस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकिनेज। अगला प्रश्न था, कौन सी धातु जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों पोटेशियम एवं सोडियम जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं से होने वाली बीमारी नहीं है? तो दोस्तों पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। और जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि कुछ बीमारियां हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि डिटेल से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसकी जस्ट अगली शिफ्ट में जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा गया था और डिप्थीरिया ऑप्शन में दिया गया था। अगला प्रश्न था, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसे CI सिंबल से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न था, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य 2020 तक उन सभी बच्चों को मिशन में शामिल करना है जो या तो अस्वस्थ हैं या आंशिक रूप से टीका निरोध रोगों से बचाव के लिए टीके जिन्हें लगाए गए हैं। 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। यह 2 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए लक्षित किया गया था। अगला प्रश्न था, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी सबसे पुरानी सभ्यता है। अनुमानित तौर पर यह 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच रही है। यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ पुरानी दुनिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक है। यह कांस्य युग की सभ्यता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, कौन सा संवैधानिक संशोधन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या जिसे आप EWS के नाम से जानते हैं आरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध 103वां संशोधन अधिनियम 2019 से है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों और निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और केंद्र की नौकरियों में रोजगार के लिए 10% आरक्षण पेश करता है। अगला प्रश्न था, कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992-93 में की गई थी। कुमार गंधर्व पुरस्कार वर्ष 1992-93 में संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार कुमार गंधर्व के नाम पर शुरू किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के देवास जिले के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। यह सम्मान 25 से 45 वर्ष की आयु के बीच आने वाले शास्त्रीय गायन और वाद्य कलाकारों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न था, ग्वालियर में रामलीला मेला कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जनवरी फरवरी के महीने में ग्वालियर में रामलीला मेला आयोजित किया जाता है
और यह लगभग 100 साल पुराना मेला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने गोल गुम्बज का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, गोल गुम्बज कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। गोल गुम्बज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह और उनकी 2 पत्नियों की कब्र है। गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1626 में शुरू हुआ था और 1656 में यह इसका कार्य पूरा हुआ। अगला प्रश्न था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश की? तो दोस्तों यह पेश की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्तावना संविधान की लक्ष्यों और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार एवं पेश की गई थी। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान सभा की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न था, एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के लिए कितने डॉलर दिए हैं? तो दोस्तों एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर यानी कि 44 अरब डॉलर दिए हैं। ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है और जैक डोर्सी ट्विटर के संस्थापक हैं, जिसे एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में मऊगंज जिले को मिलाकर कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, लेकिन मऊगंज जिले को मिलाकर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53 होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि रीवा जिले की तहसील मऊगंज राज्य का 53वां जिला बनेगा। मऊगंज को 4 तहसील जिनके नाम है नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमाना और देवताल मिलाकर नया जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2023 को नवीन जिले मऊगंज जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों दिल्ली का जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है और याद रखिएगा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दिल्ली का जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न था, पंचवर्षीय योजना की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? तो दोस्तों आर्थिक नियोजन समिति ने पंचवर्षीय योजना की सिफारिश सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न था, जब नींबू का रस सोडा के साथ मिलाया जाता है तो बुलबुले किस कारण से बनते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब था रासायनिक परिवर्तन के कारण, लेकिन जब नींबू का रस सोडे में मिलाया जाता है तो कार्बन गैस का उत्सर्जन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, हड्डियों को ताकत किस विटामिन से मिलती है? तो दोस्तों विटामिन डी से हड्डियों को ताकत मिलती है और विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों सौर ऊर्जा। साथ में याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न था, वसा का पूर्णतः पाचन कहां होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में वसा का पूर्णतः पाचन होता है। अगला प्रश्न था, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर प्रश्न था, पुस्तक रन्स एंड रूइंस के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक है रन्स एंड रूइंस। अगला प्रश्न था, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अगला प्रश्न था, वन रैंक वन पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों यह रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि यह योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी मानी जाएगी। अगला प्रश्न था, पीर बुधन का मेला कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों पीर बुधन का मेला शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न था, शेरशाह सूरी ने किस वर्ष रायसेन के किले पर कब्जा किया था? तो दोस्तों 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसेन के किले पर कब्जा किया था। फिर प्रश्न था, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों यह दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और इनका जन्म भोपाल में 1918 में हुआ था।
अगला प्रश्न था झुनझुन कटोरा स्मारक कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा आगरा। झुनझुन कटोरा स्मारक आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न था मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान आरबीआई के गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखी है और आपको लगभग हर दूसरी शिफ्ट में इससे एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। और एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न था बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों यह चिनाब नदी पर बनाया गया एक बांध है बागलीहार। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, चिनाब नदी पर निर्मित बागलीहार नदी परियोजना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया गया है, तो दोस्तों यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न था भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड को दोस्तों MIC भी कहा जाता है। साथ में याद रखिएगा यह 3 और 4 दिसंबर की मध्यरात्रि को हुई थी। 3 और 4 दिसंबर की मध्यरात्रि 1984 को हुई थी, याद रखिएगा। और इस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और अगर कंपनी का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी थी। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश की पहली महाअधिवक्ता कौन थे, तो दोस्तों M अधिकारी मध्य प्रदेश के पहले महाअधिवक्ता थे। मध्य प्रदेश महाअधिवक्ता कार्यालय नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय अस्तित्व में आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसी समय यह अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश के गठन पर श्री M अधिकारी मध्य प्रदेश के पहले महाअधिवक्ता बने। महाअधिवक्ता कार्यालय उन सभी मामलों को प्रस्तुत करता है जिनमें मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय पार्टियों में से एक हो। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है जो कि एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो पारसिका। अगला प्रश्न था भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी, तो दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी। सुषमा स्वराज भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो दोस्तों अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में बौद्ध जम्बू द्वीप कहां स्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के रायसेन के सांची में स्थित है, याद रखिएगा। बौद्ध जम्बू द्वीप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांची संग्रहालय के सामने स्थित एक 17 एकड़ का मनोरंजन उद्यान है। इसे गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के जीवन और उपदेशों पर विकसित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में मालवा की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है, तो दोस्तों कोरकू जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है। कोरकू जनजाति खुद को मूल रूप से राजपूत मानती है। बैगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानती है जो कि मूल रूप से मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना किस विभाग ने शुरू की थी, तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई थी। इस योजना को राज्य के महिलाओं और बाल विकास विभाग द्वारा युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकें। जिला प्रशासन इन युवाओं को स्टेशनरी, कॉफी शॉप, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग आदि वर्क के लिए जगह उपलब्ध कराएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था बरगी बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे बरगी बांध नर्मदा नदी के 30 बांधों में से एक है। बरगी बांध जबलपुर में स्थित जो कि नर्मदा नदी पर बने 30 बांधों में से एक महत्वपूर्ण बांध है
और यह जबलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी है। इसका निर्माण 1988 में पूरा हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मलक्का जल डमरू मध्य किस देश के बीच स्थित है? तो दोस्तों यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक जल संधि है। मलक्का जल डमरू जल संधि है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इसका नाम मलक्का सल्तनत के नाम पर रखा गया है, जिसका साम्राज्य इन द्वीप समूहों पर था। अगला प्रश्न था, बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक ग्लोब इन्वेस्टर्स मीट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था जो कि 2 से 4 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कयाल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों केरल में झीलों के लिए कयाल कहा जाता है। इसका सही जवाब था केरल। केरल में लैगून झीलों को कयाल के रूप में जाना जाता है। कयाल का शाब्दिक अर्थ होता है बैक वाटर। साथ में याद रखिएगा, बैम्बेयार्ड कयाल भारत की सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, नंदी कोलू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों नंदी कोलू नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। अगला प्रश्न था, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र की कथाएं। पंचतंत्र भारतीय दंत कथाओं का सबसे पुराना जीवित संग्रह है। यह एक हिंदू विद्वान पंडित विष्णु शर्मा द्वारा 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। पंचतंत्र का फारसी, सीरियाई एवं अरबी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र का अर्थ होता है 5 ग्रंथ। अगला प्रश्न था, कार्बन उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा 7%। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के मुताबिक 2017 में कार्बन उत्सर्जित करने वाले टॉप 4 देशों में चीन 27%, अमेरिका 15%, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ 10% और भारत 7%। अगला प्रश्न था, अरुणा रॉय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों अरुणा रॉय एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अरुणा रॉय सूचना का अधिकार अभियान से संबंधित हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन का भी गठन किया था। अगला प्रश्न था, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 6 दिसंबर 1989 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और गंगा नदी का उद्गम गोमुख इसी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न था, 167 देशों वाला संगठन कौन सा है? तो दोस्तों इस संगठन का नाम है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का अंतरराष्ट्रीय मानक सेटिंग निकाय है, जिसके कुल 167 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न था, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण हो रहा है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दोस्तों CFC भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था, सैटेलाइट द्वारा किस मंडल में कार्य किया जाता है? तो दोस्तों आयन मंडल या वाहन मंडल में सैटेलाइट द्वारा कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न था, कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न था, बर्फ में नमक मिलाने से क्या होता है? तो दोस्तों बर्फ का गलनांक कम हो जाता है नमक मिलाने से। अगला प्रश्न था, इंसुलिन क्या है? तो दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न था, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों यह नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न था, किस खनिज को ब्राउन डायमंड भी कहा जाता है? तो दोस्तों लिग्नाइट को ब्राउन डायमंड भी कहा जाता है। और दोस्तों लिग्नाइट भूरे कोयले का नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, OS किसका संकेतक है? तो दोस्तों OS ऑस्मियम का संकेतक है और इसका परमाणु क्रमांक 76 है। अगला प्रश्न था, 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों शरत कमल अजंता को 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। शरत कमल अजंता एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी स्थापना वर्ष 1991-92 में की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है।
अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस शासक ने सौराष्ट्र में राज्य स्थापित किया था? तो दोस्तों भरटाक ने सौराष्ट्र में राज्य स्थापित किया था। भरटाक सौराष्ट्र में मैत्रक राज्य की स्थापना की थी। सौराष्ट्र क्षेत्र में गुप्त राजा के सेनापति थे और उन्होंने स्वयं को 475 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया और मैत्रक राज्य की स्थापना की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों जिसे आप आरजीपीवी के नाम से जानते हैं, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आरजीपीवी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1998 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न था इंद्रसेन ने श्योपुर शहर और दुर्ग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1537 में इंद्र सिंह ने श्योपुर शहर एवं दुर्ग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय इटली में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में कनाडा के क्यूबा शहर में की गई थी। अगला प्रश्न था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। अगला प्रश्न था ब्लैक होल की पहली छवि कब देखने को मिली थी? तो दोस्तों 2019 में ब्लैक होल की पहली छवि देखी गई थी। ब्लैक होल का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में दिया था। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यह हनुवंतिया टापू पर आयोजित किया जाता है। जल महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू पर आयोजित किया जाता है जो कि इंदिरा सागर जलाशय में स्थित है। अगला प्रश्न था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्ति और आपातकालीन शक्ति किसे दी गई थी? तो दोस्तों यह वायसराय को दी गई थी, याद रखिएगा। 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय सरकार का अधिनियम 1935 पारित किया गया और इसे 1937 में लागू किया गया। अगला प्रश्न था फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसका रहा? तो याद रखिएगा भारत का। अगला प्रश्न था किसी पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे मूल्यह्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न था श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो दोस्तों यह बेंगलुरु में स्थापित की गई है। इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को किया था। अगला प्रश्न था किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर लागू किया गया था? तो दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर लागू किया गया था। जजिया कर एक गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाए जाने वाला कर था जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार की थी और 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न था कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सेब काटने के बाद उसका रंग किसके कारण परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के कारण सेब का रंग परिवर्तित हो जाता है काटने के बाद। अगला प्रश्न था नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा पौधा करता है? तो दोस्तों लेग्यूम पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और दोस्तों लेग्यूम पौधे फली वाले पौधों को कहा जाता है। अगला प्रश्न था अशुद्ध जल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों वर्षा का जल अशुद्ध जल का शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न था मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न था भरतनाट्यम नृत्य का संबंध कहां से है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य से भरतनाट्यम नृत्य का संबंध है। अगला प्रश्न था यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। साथ में याद रखिएगा पेरिस
में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला प्रश्न था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों ऑसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे और वर्तमान शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कुलेचपुरम ग्राम के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बांधवगढ़ ऑप्शन में दिया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न था डॉट्स का इस्तेमाल किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के उपचार के लिए डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न था भारत की अक्षांश रेखा कितनी डिग्री पर है? तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत। अगला प्रश्न था अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? दोस्तों मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी। अनुवांशिकी को दोस्तों जीन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गोलघर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजधानी भोपाल में गोलघर संग्रहालय एवं इंदिरा गांधी संग्रहालय स्थित है। किस मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है और इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में नए दिशा निर्देशों ने केंद्र सरकार को स्कूलों को मंजूरी देने और उनका प्रबंधन करने की अधिक शक्ति दी है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जिसे EMRS कहा जाता है, इसकी योजना दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जा रहा है, ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें आम जनता के बराबर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न था पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों पीएम मित्र का पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल। प्रधानमंत्री या प्रधान मित्र योजना के अंतर्गत देश भर में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे एक ही जगह पर स्पिनिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, डाई एवं प्रिंटिंग से लेकर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग तक का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मित्र योजना के माध्यम से टेक्सटाइल एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। अगला प्रश्न था बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। उनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 2022 में SCO सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो दोस्तों यह सितंबर में हुआ था। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का पूर्ण रूप होता है और यह इसका 22वां संस्करण था, जो कि 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था संघ लोक सेवा आयोग या जिसे आप UPSC कहते हैं के सदस्य एवं अध्यक्षों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के परामर्श पर रिपोर्ट किया है कि अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य जिससे जैसा भी मामला हो, उस मामले के अनुसार इसी आधार पर इन्हें हटाया जाना चाहिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थित है, जहां लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त होने के कारण 2011 में इसे राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यह भारत में 1992 में 1992 में शुरू किया। हाथियों को उनके आवासों और गलियारों की रक्षा करने, मानव जंतु विवाद का निपटारा करने और कैद किए गए हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने 1992 में यह परियोजना जिसका नाम था एलिफेंट की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को
विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के महत्व को स्वीकार करना है। भारत में कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, और उसके बाद असम और उसके बाद केरल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह प्रश्न काफी बार पटवारी में भी रिपीट हुआ है और बर्नक्षक में भी दूसरी या तीसरी बार पूछा जा रहा है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है और इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू कराया था, याद रखिएगा। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध एवं जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है, लेकिन इसका पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई थी और बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा कराया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों यह पुरस्कार डॉक्टर अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को दिया गया और यह दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अगला प्रश्न था इसरो द्वारा शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यह 2024 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान मिशन में इसरो एक स्पेसक्राफ्ट बनाएगा जो कि शुक्र ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसकी स्टडी करेगा। इसकी लॉन्चिंग की शेड्यूल डेट दिसंबर 2024 है। इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ, इनका नाम याद रखिएगा, ने कहा है कि अगर किसी कारणवश दिसंबर 2024 में शुक्रयान लॉन्च नहीं हो सका तो इसकी अगली निर्धारित तिथि होगी 7 साल बाद, यानी कि 2031 में। अगला प्रश्न था यूएनओ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी 3 बार वनरक्षक में रिपीट हो चुका है। यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं अमेरिका, इनके नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न था रियासत और सरकार के बीच संबंध के प्रकृति की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तो दोस्तों इस समिति का नाम था बटलर समिति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पश्चिम बंगाल की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसे पुतुल नाच कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक छड़ी कठपुतली है। इन कठपुतलियों में ज्यादातर 3 संधि स्थल होते हैं। अगला प्रश्न था 2023 में किस भारतीय गीत ने, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, गीत ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। तो दोस्तों नाटू नाटू गीत ने 2023 में गोल्डन गीत अवार्ड जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 भारतीय सिनेमा के लिए इस बार स्पेशल रहा। एस राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड अपने नाम किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए मशहूर है और यह राजस्थान में स्थित है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1980 में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और कैलादेव अभ्यारण्य के साथ की गई थी, जो बाद में 1991 में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में विलय हो गए। राष्ट्रीय उद्यान कभी जयपुर के राजाओं के लिए सबसे लोकप्रिय शिकार स्थल था और इसका नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। अगला प्रश्न था अल्बर्टो फर्नांडिस किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, भूटान एवं नेपाल के साथ लगती है। तो दोस्तों सिक्किम की सीमा चीन, भूटान एवं नेपाल तीनों देशों के साथ लगती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नगर पालिका अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे दे सकता है। तो दोस्तों यह अधिशासी अधिकारी जिसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या ईओ कहा जाता है, इसे नगर पालिका अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है। अगला प्रश्न है किस थर्मामीटर में किंक होता है। तो दोस्तों क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है। किंक दोस्तों एक गुम्बद टाइप का होता है जो थर्मामीटर में भरे पारा को निकलने से रोकता है। अगला प्रश्न है जियोफाइसी क्या है। तो दोस्तों भूरा शैवाल को ही जियोफाइसी कहा जाता है। अगला प्रश्न था पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों के पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न था अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है। तो दोस्तों अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है और अगर बात क्षार की जाए तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था हीरे और ग्रेफाइट में क्या समानता है। तो दोस्तों यह दोनों ही कार्बन के बने होते हैं।
अगला प्रश्न था अलीराजपुर जिला किस वर्ष जिला बना? तो दोस्तों अलीराजपुर वर्ष 2008 में जिला बना है। 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक करके अलीराजपुर एक नया जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय भारत में कहां अकाल पड़ा था? तो दोस्तों मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय मगध में अकाल पड़ा था। बिंदुसार दोस्तों सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे एवं सम्राट अशोक के पिता थे, जिन्होंने वर्ष 298 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के जो कि सम्राट थे और मगध पर शासन किया, याद रखिएगा। और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान जिसे आप पटना नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न था अंग्रेज 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, किसने यह घोषणा की थी? तो दोस्तों यह घोषणा क्लेमेंट एटली ने की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश 30 जून 1948 के बाद सत्ता जिम्मेदारों को सौंपकर भारत आजाद कर देंगे। अगला प्रश्न था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था? तो दोस्तों ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल मैच, और यह 22 जनवरी 1988 में खेला गया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, जहां पहला वनडे इंटरनेशनल मैच भारत बनाम वेस्ट इंडीज खेला गया था, जो कि 22 जनवरी 1988 को खेला गया था। और यह मैच दोस्तों भारत की टीम ने जीता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन की यह पुस्तक है। रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और यह पुस्तक उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए उनके भाषणों का संग्रह है। रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जे ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। और जमशेदपुर शहर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न था मार्को पोलो ने भारत का दौरा कब किया था? तो दोस्तों वर्ष 1288 से 1292 के बीच मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत में पहली बार किस राज्य में गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है? तो दोस्तों केरल सरकार ने भारत में पहली बार गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। अगला प्रश्न था भारत का संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी नाम से जानते हैं, किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। दोस्तों यह मुंबई का एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और इसे ही दोस्तों सीएसटी के नाम से भी जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। अगला प्रश्न था कृष्ण नट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों यह केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखिएगा, कृष्ण नट्टम। और साथ ही याद रखिएगा कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न आया था राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों चंद्रचूड़ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निर्मल चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों निर्मल चित्रकला आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धर्मदम भारत के केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और यह पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का घटक नहीं होता? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बायोगैस का घटक नहीं होता, जबकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बायोगैस की घटक गैस होती है। अगला प्रश्न था एबी ब्लड ग्रुप वाला अपना रक्त किसे दे सकता है? तो दोस्तों एबी वाला सिर्फ एबी को ही अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगला प्रश्न था सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है और परमाणु क्रमांक 11 होता है।
अगला प्रश्न था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न था यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहां यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न आया था त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई यूनिट होता है। अगला प्रश्न था जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, याद रखिएगा। 1 सितंबर 1939 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था जो 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों के सभी बल शामिल थे। इस युद्ध के दौरान दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। अगला प्रश्न था महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस शहर में स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। महाकालेश्वर उज्जैन में एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले के मांधाता टापू पर ओमकालेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जो कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर में दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है, याद रखिएगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। उज्जैन में ही मंगलनाथ का मंदिर है, जो कि मान्यताओं के अनुसार मंगल ग्रह की जन्मभूमि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं रहे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। साथ ही याद रखिएगा संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साथ ही याद रखिएगा संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक नए औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो याद रखिएगा 2014 में। कैलाश सत्यार्थी एवं हलाला यूसुफ जो कि पाकिस्तान की हैं, उन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पर्यटन स्थल एरन कहां स्थित है? तो दोस्तों एरन सागर में स्थित है, याद रखिएगा। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक प्राचीन शहर और पुरातात्विक स्थल है। यह गुप्त साम्राज्य के एरिकिना प्रदेश की राजधानी थी। एरन शिलालेख गुप्त युग के दौरान प्रचलित सती प्रथा के प्रमाण की पुष्टि करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था यूरोपीय गोल्डन बूट अवार्ड 2021-22 किसे मिला? तो दोस्तों रॉबर्ट लेवांडोस्की को यूरोपीय गोल्डन बूट अवार्ड 2021-22 मिला है। रॉबर्ट लेवांडोस्की अपने करियर के दौरान 11 गोल्डन बूट पुरस्कार जीत चुके हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी, जिसे UNIDO भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरण स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कौन सा है? तो दोस्तों बैगा, सहरिया एवं भारिया मध्य प्रदेश में 3 आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक का कितना हिस्सा है? तो दोस्तों नाबार्ड में वर्तमान में RBI का 0% हिस्सा है। वर्तमान में RBI के पास नाबार्ड की हिस्सेदारी नहीं है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक का नाबार्ड में 72.5% हिस्सा था, जिसे RBI द्वारा बेच दिया गया था और अब भारत सरकार की नाबार्ड में 99% हिस्सेदारी है। नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों 1921 में सिंधु घाटी की खोज की गई थी, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न था रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा को ही रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में भारत पाकिस्तान था, जो कि इसका सही जवाब था। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा, जिसे रेडक्लिफ रेखा के रूप से जाना जाता है, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान और भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है। साथ में याद रखिएगा भारत चीन सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है और भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है। यह भी दोस्तों दोनों काफी महत्वपूर्ण है नाम, मैकमोहन रेखा एवं डूरंड रेखा। अगला प्रश्न था सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध कहां से है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया एक पैरा तैराक है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक पैरा स्विमर है या पैरा तैराक है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ था और वह ग्वालियर के निवासी हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया के नाम इंग्लिश चैनल एवं कैटालिना चैनल को पार करने का एशियाई रिकॉर्ड भी दर्ज है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों सारनाथ के अशोक स्तंभ एवं शिलालेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के नजदीक पाए गए थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसे द लायन कैपिटल ऑफ अशोका भी कहा जाता है और इसमें जानवरों से घिरे हुए विस्तृत आधार पर 4 एशियाई शेरों को दर्शाती हुई मूर्ति है। 1950 में इसे भारत के आधिकारिक प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो दोस्तों यह वर्ष भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1950। फिर प्रश्न था भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी जानते होंगे जगदीश धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। उन्हें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा एवं अनुच्छेद 64 में वर्णित किया गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होंगे और लाभ का कोई अन्य कार्यालय नहीं संभालेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था दिसंबर 2022 में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया था? तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया था, याद रखिएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए कई सुविधाओं को फ्री कर दिया था, याद रखिएगा 2022 में। अगला प्रश्न था खाद्य श्रेणी और कृषि श्रेणी के तहत 2022 में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा हैदराबादी हलीम को यह पुरस्कार मिला है 2022 का जीआई। अगला प्रश्न था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सारांश कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यह 7 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था विटामिन की खोज कब की गई थी? तो दोस्तों 1912 में विटामिन की खोज की गई थी। फिर प्रश्न था जल में जनित रोग कौन सा है? तो दोस्तों हैजा, जो कि जल से जनित रोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा हैजा के अलावा टाइफाइड एवं पेचिस भी जल जनित रोग कहलाते हैं। दोस्तों आज की शिफ्ट में आए हुए लगभग 80% प्रश्न ऐसे हैं जो अपन कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न था इकोलॉजी शब्द कब दिया गया था? तो दोस्तों 1866 में इकोलॉजी शब्द दिया गया था। फिर प्रश्न था उत्प्लावकता का बल किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करता है उत्प्लावकता का बल। उत्प्लावकता की खोज आर्किमिडीज ने अपने स्नानागार में की थी और आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस से है, याद रखिएगा, और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। यह प्रश्न आता है कि आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा ग्रीस से। और साथ ही प्रश्न आता है कि किस वैज्ञानिक ने अपने स्नानागार में एक प्रमुख खोज की थी? तो याद रखिएगा आर्किमिडीज ने, और उत्प्लावकता की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो आप सभी जानते हैं मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क होता है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से किस जीव में मनुष्य से कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों अमीबा उसका सही जवाब था।
मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के अनुवांशिक गुणों का वाहक भी माना जाता है, याद रखिएगा। और इसे याद रखिएगा, 46 होते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर प्रश्न था भारत का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिकंदराबाद एवं हैदराबाद को भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद जो कि आप जानते होंगे तेलंगाना की राजधानी है, एवं सिकंदराबाद हैदराबाद से सटा हुआ एक शहर है जो कि तेलंगाना में ही स्थित है। फिर प्रश्न आया था प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म इंदौर में हुआ था। राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। भारतीय संविधान के 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न था 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन करता है जो कि 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक मनाया गया था, 2023 में इसी वर्ष। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था आ सूटेबल बॉय पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक विक्रम सेठ की है, आ सूटेबल बॉय। अगला प्रश्न था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आचार्य चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है जिन्हें चाणक्य एवं कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य को ही राजनीति के एक प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों गीतांजलि श्री को उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। और यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है वन रक्षक में, इसी 2023 के वन रक्षक में। अगला प्रश्न था इन्फोसिस का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों इन्फोसिस आप जानते होंगे एक आईटी कंपनी है और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इन्फोसिस कंपनी की स्थापना NR नारायण मूर्ति ने 2 जुलाई 1981 को महाराष्ट्र के पुणे में की थी, जिसका वर्तमान मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश को अब तक कितनी बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है? तो दोस्तों अभी तक मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है। मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, लगातार मिला है। यह पुरस्कार किसी भी राज्य को फसलों के उत्पादन और उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान कैसा होता है? तो दोस्तों अधिकतर गर्म तापमान होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आमतौर पर गर्म होते हैं क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट स्थित होते हैं। किसी भी क्षेत्र का वातावरण 3 मुख्य कारकों से प्रभावित होता है, उसका अक्षांश, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई एवं समुद्र से उसकी दूरी। अगला प्रश्न था विजयनगर साम्राज्य के शिल्पकार कौन थे? तो याद रखिएगा विप्र विनोदन विजयनगर साम्राज्य के शिल्पकार थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का ने की थी। दोस्तों यह सभी प्रश्न अपन पहले कई बार कर चुके हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में अंतिम पंचवर्षीय योजना कब तक चली? तो दोस्तों याद रखिएगा 2012 से 2017 तक चली मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना। और याद रखिएगा वर्तमान में 13वीं लागू है जो कि 2017 से 2022 तक लागू होना थी, लेकिन उसे एक्सटेंड करके फिलहाल में वही लागू है। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य किया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी और 13वीं की दोस्तों 17 से 22 थी जो कि अभी वर्तमान में लागू है। अगला प्रश्न था बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इनका नाम है एवेंजेलिस्टा टोरिसोला, इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था।
याद रखिएगा दोस्तों, बैरोमीटर को ही वायु दाब मापी भी कहा जाता है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायु दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न था, लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। अगला प्रश्न था, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? या पूछा गया था मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। और साथ ही याद रखिएगा, यह सिवना नदी के तट पर स्थित है। और पशुपतिनाथ में दोस्तों अष्टमुखी शिवलिंग स्थापित है, यह भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मंदसौर दोस्तों अफीम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यह प्रश्न दोस्तों कल या परसों वाली अपन ने प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था। अगला प्रश्न था, खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों NaHCO3 खाने के सोडे का सूत्र होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, और इसे ही मीठा सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों ऑप्शन में उड़ीसा था, जिसके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता। मध्य प्रदेश कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है, और गुजरात के साथ सबसे कम। अगला प्रश्न था, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला प्रश्न था, विश्व धरोहर की सूची में मध्य प्रदेश का पहला कौन सा धरोहर स्थल शामिल हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, खजुराहो, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1946 में शामिल किया था, 1986 में। अगला प्रश्न था, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला प्रश्न था, किस जिला कलेक्टर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इंदौर कलेक्टर को यह पुरस्कार दिया गया था। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था, शोभा नायडू का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य के साथ संबंध है शोभा नायडू का। अगला प्रश्न था, दादर एवं नागर हवेली को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1961 अधिनियम के द्वारा, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। फिर प्रश्न था, रंग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक नैमी चंद्र की है, याद रखिएगा, रंग दर्शन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 7 जून से 12 जून के एग्जाम की एनालिसिस क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।